Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज जी, गुड इवनिंग अर्जुन। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Benchmark domestic indices snapped their two-day losing streak. Sensex gains 575 points. Nifty closes above 25,300. Major Asian markets close positive and global crude oil prices rise. घरेलू शेयर बाजार में पिछले 2 सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थमा। सेंसेक्स 575 अंक उछला, निफ्टी 25,300 के ऊपर हुआ बंद। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में लाभ के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी। And before we take the detailed stock story, here is a disclaimer announcement. The views and the opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और अब आइए शुरू करें खबरों का सिलसिला। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 2 सत्रों से जारी गिरावट का क्रम आज रुक गया और निवेशकों की अच्छी खासी खरीदारी से प्रमुख सूचकांक 0.7% लाभ के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 575 अंक यानी 575 अंक बढ़कर 82,605 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 178 अंक बढ़कर 25,324 दर्ज हुआ। छोटी और मझौली कंपनियों पर ध्यान दें तो वहां भी खरीदारी अच्छी खासी रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.1% की बढ़ोतरी हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% लाभ के साथ बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty, snapped their two-day losing streak today. Both the stock market indices opened higher than the previous close and extended their gains during intraday trade to close 0.7% up. Sensex increased 575 points to close at 82,605. Similarly, Nifty advanced 178 points to settle at 25,324. The broader market indices in the BSE closed in positive territory. The mid-cap index gained almost 1.1% and the small-cap index added 0.8%. सेंसेक्स पैक पर ध्यान दें तो 30 में से 23 कंपनियों के शेयर लाभ में रहे। लाभ उठाने वालों में सबसे अव्वल बजाज फाइनेंस के शेयर रहे, जिनमें 4% की तेजी देखने को मिली। बजाज फिनसर्व को 3.1% का मुनाफा हुआ। एशियन पेंट्स के शेयर 2.5% लाभ में रहे। घाटा उठाने वालों में सबसे प्रमुख कंपनी रही टाटा मोटर्स, जिसे 1.2% का नुकसान हुआ। इन्फोसिस के शेयर 1.1% के आसपास घाटे में रहे। एक्सिस बैंक को 0.6% का नुकसान हुआ। Among the sectoral indices at the BSE, all 21 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, realty advanced nearly 3.1%, telecommunications rose almost 2%, and consumer durables added 1.2%. नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया
73 पैसे की मजबूत उछाल लेकर 88 रुपए 6 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 98.84 पर चल रहा था। सिद्धार्थ जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम प्रतिक्रिया आपकी समझना चाहेंगे। कौन से ऐसे कारक रहे जिनसे बाजार में तेजी आज दिखी है? नहीं, देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि अब दूसरी तिमाही के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, तो कुछ उसकी वजह से पॉजिटिवनेस है। आज रुपया भी मजबूत हुआ, तो मुझे लगता है एक वो दूसरा कारण। और जो एक और कारण जो मुझे लगता है, आप देखेंगे कि अभी हाल में ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई और उसके बाद कल हमने देखा IMF की भी एक रिपोर्ट आई, जो उन्होंने हमारे ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं उनमें दोनों ही रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि इस साल जो है, इस 2025-26 में हिंदुस्तान की जो ग्रोथ एस्टिमेट्स उन्होंने जो एस्टिमेट किए थे उनमें उन्होंने इजाफा किया है। और इस सब के अलावा जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी पिछले हफ्ते आई थी उसमें भी उन्होंने ग्रोथ प्रोजेक्शंस को अपने इम्प्रूव किया है। और ये सब मनोज जी तब हो रहा है जब हमारे ऊपर 50% की टैरिफ अमेरिका ने लगाया है और हमारे एक्सपोर्ट्स को लेके एक अनिश्चितता तो बनी गई है, क्योंकि हालांकि अभी ट्रेड टॉक्स दोबारा बातचीत शुरू हो गई है और हमारी टीम इसी हफ्ते जा रही है, जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं राजेश अग्रवाल उनके नीचे। तो जो आप बात कह रहे हैं, मुझे लगता है, और इन सब के अलावा कहीं ना कहीं त्योहारों का भी एक जो पॉजिटिवनेस है, जो आप देखेंगे जो एक जोश बाजार में उसका भी दिख रहा है। और साथ साथ जो सरकार ने अभी जो GST काउंसिल का जो फैसला आया था और GST के रेट्स में जो कट हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका भी इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं बाजार पे एक पॉजिटिवनेस, एक पॉजिटिव जो है वो फील आ रहा होगा। Well, the IMF has projected a 6.6% GDP growth rate for 2025-26 and 6.2% for 2026-27. Let's have a look at the story here. IMF has said India's GDP will grow faster than estimated earlier, despite the impact of US tariffs on Indian economy. In its World Economic Outlook report, IMF showed India's GDP growth rate for 2025-26 at 6.6% versus 6.4% earlier. But the IMF has lowered its estimates by 20 basis points to 6.2% for 2026-27. The upward revision was on a carryover from a strong first quarter, more than offsetting the increase in the US effective tariff rate on imports from India since July. So we're talking about 7.8% in the first quarter, which is why that's a carry on that IMF is talking about in its report. How do you see the earnings reports right now? We are seeing Nifty Bank, in fact, go up by 303 points today. There have been a number of valuations that we've already announced of financial companies. What is it that's happening in finance and realty? Because realty went up by 3.1%, which is a lot more than what the finance sector went up by. See, Arjun, what is happening in India, if you look at our macroeconomic fundamentals, if you look at our inflation, we are almost at record low inflation. So I think 8-year low inflation, we have recorded 1.6%, the latest figures. And obviously the expectation or the guidance from RBI is also that what they had projected was almost 3.1%. And now the revision in the last monetary policy is also downwards, which is very positive. That means giving, obviously, if inflation or the prices are going to be lower, obviously the opportunity or with the consumer is obviously the euphoria will be there in the markets, in the economy. So I think low inflation and obviously our investment cycle, investments are good. So I think that is also kind of giving a boost to the Indian economy, and plus the domestic the steps taken by the government in terms of the coordination between the monetary policy. The interest rates have been huge in this since February. I think we have seen about 100 basis points interest. So obviously interest rates are also at all very low. So obviously all these positive factors, monsoons have been good. So I think all these things are giving fillip to the economy. Yes, the uncertainty obviously is coming from the external the external issues, basically the tariff issue. So I think despite all that, I think because of our strong macroeconomic fundamentals, and as you said, referred to the IMF report, I think that is giving a fillip to the Indian economy. श्रोताओं, यहाँ हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। सिद्धार्थ जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे एक तो पहले अपने घरेलू शेयर बाजार पर और उसके बाद विश्व कह लें कि जो दशा है उसमें विशेष रूप से भारत सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ये स्वीकार कर रही है IMF भी, और इससे पहले विश्व बैंक ने भी पुष्टि की। सबने अपने अनुमान को बढ़ाना शुरू कर दिया। यहां हम ये समझना चाहेंगे कि भारतीय शेयर बाजार से लगातार FIIs पैसा निकाल रहे हैं, उसके बाद भी हमारा बाजार दृढ़ बना हुआ है, हम पर लगातार प्रहार हो रहे हैं कई मोर्चों पर, उसके बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज बनी हुई है। क्या वो मुख्य कारक है जिनके कारण यानी हम इतने दृढ़, लचीले और आगे बढ़ रहे हैं सबसे? नहीं मनोज जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मैं यहाँ पे आपको एक वाटरशेड मूवमेंट अगर कहूँ तो वो था कोविड काल। कोविड के बाद आप देखेंगे हिंदुस्तान की बाजार में जो हमारे घरेलू निवेशक हैं, एक बड़ी तादाद में उनका मार्केट्स में जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है। अब तक ये माना जाता था कि भारतीय बाजार में FIIs का बहुत बड़ा रोल है, था भी, पार्टिसिपेशन भी बड़ा था। लेकिन अब मुझे लगता है तकरीबन 10-11 महीने हो गए हैं जब बाजार में FIIs बाजार से बाहर चले गए हैं और ये बाजार कंप्लीटली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। FIIs आज भी नहीं लौटे हैं। अगर मैं एक छोटा सा आंकड़ा दूं तो अभी तकरीबन हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने पिछले साल में तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपयों का निवेश हमारी शेयर बाजार में किया है, जबकि 2 ट्रिलियन FIIs ने निकाला है उसके मुकाबले। तो मुझे लगता है, और इसका ये विश्वास हमारे घरेलू निवेशकों में क्यों आ रहा है? ऑब्वियसली इसके पीछे जो मैंने अभी बात बोली कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट रेट हो, सरकार की फिस्कल पॉलिसी बहुत बड़ा वो है। ये क्यों जो सरकार ने गाइडेंस लेके चली कि हम अपने फिस्कल डेफिसिट को लगातार घटाएंगे और उस पर सरकार कायम है। और ये तब हो रहा है जब हमारे ऊपर जो आपने बात कही कि एक्सटर्नली एक तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, फिर टैरिफ का अटैक हुआ, और साथ साथ आप देखेंगे कि इन सब अनसर्टेनिटी के बावजूद सरकार, जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम है, घटा है, अभी भी प्रेशर है उस पर, उस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है जैसा हम चाहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ऐसे में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए तकरीबन इस साल सरकार, केवल इस साल का अगर मैं उदाहरण दूं तो 11 लाख करोड़। तो जो बात आपने कही, तो मुझे लगता है प्लस सरकार की जो स्कीम्स हैं, चाहे वो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स हो, चाहे मोबाइल में आप देख लें, आज हम मतलब दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स हो गए हैं। आज ही जो आंकड़ा आया तकरीबन मुझे लगता है 6 महीने में ही हमने पिछले साल के मुकाबले डबल एक्सपोर्ट्स किए हैं। और अभी जो हम लोग पिछली बार जब बातचीत कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए जो हमने निविदाएं मंगाए हैं, प्रपोजल्स मंगाए हैं, वो तकरीबन हमको 1 लाख करोड़ के ऊपर के प्रपोजल हमारे पास आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो अच्छी बात है कि MSMEs से तकरीबन उसमें 60% जो प्रपोजल्स हैं वो छोटे और मझोले जो हमारे बिजनेसेस हैं वहाँ से आए हैं। और तो मुझे लगता है जो हमारा डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल है, सरकार की जो पिछले 10 साल की नीतियां हैं, जो एक स्टेबिलिटी है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो हैं, इन्फ्लेशन बहुत कम है, तो ये सब कहीं ना कहीं निवेशकों को स्पेस दे रहे हैं टू इन्वेस्ट, और एक विश्वास। इसी विश्वास पर हम एक विराम लेना चाहेंगे और विश्वास की जो गाड़ी है उसे हम आगे बढ़ाएंगे अगली खबर के साथ। Welcome back to Market Mantra. We were discussing about markets and the economy of India with our expert Siddharth Singh. Once again, welcome to the program. The rupee appreciated by 73 paise against the US dollar, and the dollar is, according to its index, is 98.84. How dollar dependent are we, or independent are we, based on our oil purchases from Russia, or for that matter the exports being affected by the US tariff policy? How dollar dependent are we as an economy right now? Have we become independent, or are we on the course of becoming independent? Is that the reason why the rupee is appreciating? No, Arjun, I won't say today's appreciation is linked to to say that we are no longer dependent on the dollar. I don't think, because the majority of our trade happens in dollar. Obviously, yes, to answer your question, we are trying to internationalize our rupee. Even if you see in the latest monetary policy also, we are trying to now lend to in our neighboring nations to people who are our trade, to Sri Lanka, Nepal, and I think one more country where we are trying to now, even
we are allowing our Indian banks to lend in rupee. Plus also we are looking at having a reference rate with our large trading partners, or reference rate for both the currencies, the currency of that country vis-a-vis the Indian rupee. So that we are trying to internationalize our rupee, but to say that we are now no more dependent on dollar is... less dependent. I would say yes. No, I think to be honest, I would say we are still largely in a big way we are dependent on the US dollar. Yes, but yes, obviously since we continue to buy cheap oil from Russia, and also the factor that we also have a very robust forex reserve, almost 700 billion rupees, which is good enough to finance our support our 11 months of trade, plus the moderate prices of crude oil. So that also is kind of helping us. Yes, all this, yes, the rupee has been under pressure because not for anything what we have done. Obviously, two big reasons are the flight of foreign institutional investors from the Indian market, plus the tariff. So I think that is more of a sentiment which impacted our rupee. I want to ask you about consumption. Mid-cap index went up by 1.1%. Small-cap index went by 0.8%. How do you see that being linked to GST reforms in the economy? And more importantly, earnings reports of companies. The next quarter, 89 companies have already reported today. There is almost 4,500 companies yet to report their earnings. How do you see that panning out this quarter, next quarter? See, at least this quarter, obviously, since we posted a growth of 7.8% in Q1, so I think thereafter, obviously, this it was very well known that there will be an impact of tariff, the 50% tariff which was announced by US. So I see there is obviously some moderation, but the expectation largely from the Q2 results is that they would be better in terms of corporate. It won't be so disappointing. Obviously, in terms of growth, there will be some impact. And as you rightly said, the large fillip is obviously coming from the sharp reduction in GST rates. We now only have two basic rates on for goods and services, so which is a big reform which has happened. I would say it is one of the biggest reforms which has happened in last 10-11 years. And to couple with that, government is obviously simultaneously also taking other steps. Interest rates are down, inflation is down, so plus a good monsoon. So all that is also kind of fueling this rally in the mid-cap and small-cap stocks. बस यहाँ पर श्रोताओं एक बार फिर से हम लेना चाहेंगे विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर यह कार्यक्रम। बने रहिए हमारे साथ। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। श्रोताओं, अभी हम विराम से पहले चर्चा कर रहे थे जीएसटी पर। जीएसटी एक बहुत बड़ा बदलाव पिछले एक दशक का हमारे विशेषज्ञ का नजरिया, और जीएसटी में बदलाव से कटौती से क्या जमीनी परिवर्तन हो रहे हैं उस पर एक रिपोर्ट से संबंधित खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समूचे देश के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। प्रस्तुत है नागालैंड के विभिन्न क्षेत्रों को सशक्त बनाने वाली जीएसटी सुधारों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हाल ही में हुए जीएसटी सुधार विभिन्न उद्योगों में कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर नागालैंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन बदलावों में 2,500 रुपए तक की हथकरघा शॉल और कपड़ों पर जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बुनकरों की आय बढ़ेगी और क्षेत्र की लगभग 44,000 महिला कारीगरों को मदद मिलेगी। इसी प्रकार 7,500 रुपए तक की होटल के कमरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और गाइड, होटल और स्थानीय लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा फर्नीचर और हस्तशिल्प पर अब 12% के बजाय केवल 5% कर लगेगा, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े लगभग 13,000 लोगों को मदद मिलेगी। कॉफी नागालैंड की अर्थव्यवस्था का एक लोकप्रिय उत्पाद है, इसलिए भुनी हुई फलियों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि कॉफी के अर्क पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 18% था। इन सुधारों का उद्देश्य नागालैंड की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और राज्य के लोगों की आजीविका में सुधार करना है। दिलनशी आरजू के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई बाजार, जहां अधिकांश सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2.7% की आज वृद्धि हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 1.8% लाभ के साथ बंद हुआ। जापान का निक्केई 225 1.8% के आसपास मुनाफे में रहा। उधर चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.2% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी 0.3% लाभ में रहा।
यूरोपीय जोन की ओर चलें तो वहां के प्रमुख बाजारों में भी शुरुआती कारोबार में मिली जुली धारणाएं दिख रही थी। एक और निवेशकों की खरीदारी से फ्रांस का कैक 40 2.7% ऊपर चल रहा था। वहीं बिकवाली के दबाव में लंदन का FTSE 100 0.5% और जर्मनी का डेक्स 0.1% नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे। Moving on to the US stock market, Wall Street's three major indices ended mixed yesterday as investors digested mostly positive quarterly results from major US banks. The tech-heavy Nasdaq fell 0.76% and the S&P 500 dipped 0.16%. Conversely, the Dow Jones Industrial Average added 0.44%, adding to concerns about the US-China trade war. The two countries began imposing additional port fees on ocean shipping firms that transport everything from toys to crude oil. Once again, the US economy is imposing levies. But now we can see a retaliation from China this time round. How would you respond to this story? And if you can also shed some light on the US Fed Reserve talking about employment being on the softer side. Arjun, I would say, in terms of since we see the Israel-Hamas conflict now almost coming to an end after the truce, which was initiated by President Trump. But I think now again he's started the chapter on imposing tariff on the China side. So I think that uncertainty is coming back. To answer your question on Jerome Powell, I think what he said is obviously the scope for him also, because in terms of balancing inflation with employment, so that is a very tight rope for him, because as what we could catch from his talk yesterday was that obviously he's indicated enough that the interest rates are going to be cut, but how fast should he cut, and if he goes slow, obviously there would be an impact on the employment side. So I think that fine balance we will see as things progress, because there is also uncertainty of all this tariff, the impact on the US economy, which still is to unfold. And that uncertainty is playing out in the stock market volatility. It's almost 20 right now. आइए चले खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ब्राजील के उपराष्ट्रपति और विकास, उद्योग, कारोबार और सेवा मंत्री गेराल्डो अल्कमिन आज दोपहर 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। वे कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ व्यापार मंत्री स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। ब्राजील दक्षिण अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक मंत्री स्तरीय समीक्षा तंत्र स्थापित करने और अगले 5 वर्षों में $20 अरब का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की थी। Moving on to the crude oil market, global crude oil prices rose today after closing at 5-month lows in the previous session. Brent crude was trading over 0.6% up at $62.79 per barrel, and WTI crude was also trading 0.9% higher at $59.22 per barrel when reports last came in. Is consumption of oil coming down? We're seeing the IMF report saying that the world economy will grow at 3.2% for this particular calendar year. It'll come down to 3.1% in the next calendar year. Is that the demand supply a response to what the way prices are right now at a 5-month low? I think crude oil has been largely in this range of late. We've been seeing it in that band. Plus the production also supplies have been good. So I think that is also one of the reasons. Obviously what you also said, obviously there is uncertainty which is still very high in the world. So I think that also, but for now I don't see the spike in crude oil prices, and it is good for India. Let's have a look at the bullion market now. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading 0.4% up at 1,27,010 rupees per 10 grams, while silver was also trading 0.8% up at 1,61,250 rupees per kilogram a short while ago. MCX में दिसंबर आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 0.4% बढ़त के साथ 1,26,791 रुपए प्रति 10 ग्राम समाचार तैयार किए जाने तक चल रहा था। वहीं दिसंबर आपूर्ति वाली चांदी 0.9% बढ़त के साथ 1,60,937 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी।
Short response. Is this the right time to buy gold and silver? Arjun, very difficult. This is something I don't think anybody can answer. It's very difficult. Obviously, yes, जी, जी, जी. the prices are only moving up and up. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices snapped their two-day losing streak. Sensex gains 575 points. Nifty closes above 25,300. Major Asian markets close positive and global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें. Market